अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी इंशाल्लाह कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो 2021 का कराची यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग का पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करने लगे हैं, फिजिक्स का। ठीक है, मेरा नाम है अब्दुल मुईस। ठीक है, अपने अपनी बुक्स निकाल लें और जो है वो अपने अपने पेन निकाल लें एंड देन हम जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली आपसे जो है वो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि फॉल कर रही है फ्रीली डाउनवर्ड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड, यानी कि आपके पास कोई भी जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब जब आपके पास जो कोई भी जो बॉडी है जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो आपने क्या निकालना है? आपने जो है वो उसका डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, यानी कि आपने एस की वैल्यू मालूम करनी है। एस मतलब बोले तो डिस्टेंस, और कितने टाइम पे मालूम करनी है? उसका जो आपको टाइम गिवन है वो है 2 सेकंड्स। 2 सेकंड पे आपने जो है उस ऑब्जेक्ट की जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी डिस्टेंस या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी? जीरो होगी। अब सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? इसीलिए मेरा बेटा, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक टावर है। ठीक है, और इस टावर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, अब जब इस टावर के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में बॉल है। अब मैंने क्या करा? मैंने इस बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया। दोबारा सुनना, मैंने इस बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये वाला जुमला नजर आ जाए कि आपने बॉल को ड्रॉप किया है तो उसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। पहला सवाल। ठीक है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे जब भी जीरो लेंगे। अब सर क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास जो है बॉल को ड्रॉप किया है, तो हम क्या करें? आप दूसरी अप्रोच लगा लो। वो दूसरी अप्रोच कौन सी? वो दूसरी अप्रोच ये है कि सर क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो हम उसको जीरो ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी अप्रोच। अब तीसरी अप्रोच जो कि कॉन्सेप्चुअल है वो क्या है? वो ये है कि सर हमें पता है कि भाई बॉल जो है जब ऊपर से नीचे आ रही है तो यकीनन बॉल जो है पहले नीचे से ऊपर गई होगी। अब जब बॉल जो है जब वो नीचे से ऊपर गई होगी तो एक टाइम या एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि बॉल जो है वो उसके ऊपर नहीं गई। ठीक है, और उसी पॉइंट को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे जाके आपके पास जो बॉडी की या फिर बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है जीरो। सर तो जब बॉल जो है सबसे पहले नीचे से ऊपर गई होगी ना तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। ठीक है, जब भी हम जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं। ठीक है, तीन अप्रोच में से कोई सी भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है। अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास दो इक्वेशंस में आता है। एक आता है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, या एस इक्वल्स टू वी आई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। डिपेंड करता है आप पे क्या वेक्टर अप्रोच लगा रहे हो या स्केलर अप्रोच लगा रहे हो। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास दैट इज टू जी एच इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। दोनों से आपके पास जो है वो हाइट या डिस्टेंस मालूम हो सकता है। अब सवाल ये है कि आप यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? तो आपने हमेशा यहाँ पे वो इक्वेशन यूज करनी है अपनी डाटा को देखते हुए। आपने यहाँ पे वो इक्वेशन यूज करी है, यूज करनी है। कौन सी? यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है दैट इज एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। अगर वो बच्चे जो है प्लस की जगह माइनस लगाएंगे तो वो वेक्टर अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो स्केलर अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपके पास जो वी आई है वो क्या है? वी आई आपके पास जीरो, तो यानी कि जब वी आई टी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आपके पास बन जाएगा जीरो। तो यानी कि आपके पास ये बन गया एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको जी भी गिवन है। सर हमें जी कैसे गिवन है? बेटा जी की वैल्यू होती है 9.8। जी की क्या वैल्यू होती है? जी की वैल्यू होती है आपके पास 9.8। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं कि आप जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो आपने जी की वैल्यू 10 लेनी है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। तो हम जी की वैल्यू यहाँ पे जो लेंगे वो लेंगे 10। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब टी की वैल्यू जो है उसे सवाल के अंदर गिवन की हुई है। टी की आपके पास ये वैल्यू है दैट इज 2 सेकेंड्स। तो ये आपके पास बन गया मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और ये आपके पास बन जाएगा 10 × 2। तो यानी कि आपके पास बन गया 20 मीटर। तो इसका जो जवाब है वो आपके पास आ रहा होगा 20 मीटर। 20 मीटर कहाँ है? 20 मीटर, ये मेरे ख्याल से ये मुझे 20 मीटर नजर आ रहा है, तो मैं इसको जो है वो टिक मार लेता हूँ। और ये बेसिकली आपके पास जो है मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 20 मीटर है। और मुझे यहाँ से नजर आ रहा है अगर ये 20 मीटर नहीं है तो ये आपके पास बेसिकली 19.8 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 या क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली आपसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक सोर्स है साउंड का जो कि अवे जा रहा है।
फ्रॉम दी स्टेशनरी लिसनर आपने बताना है कि अपेरेंट क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं पिच डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी में आपसे कह रहे हैं डिक्रीज इन वेवलेंथ होगी। ऑप्शन सी में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होगी। ऑप्शन डी में आपसे कह रहे हैं इंक्रीज इन पिच होगा। अभी बेसिकली आपके पास जो सवाल है, ये सवाल आपके पास से लिया गया है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली आपके पास ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास गाड़ी है, ठीक है। ये आपके पास गाड़ी है और ये मैं खड़ा हुआ। अब ये जो गाड़ी है या फिर ये जो आपके पास एम्बुलेंस है, ये हॉर्न मार रही है, या फिर जो गाड़ी है, ये जो या फिर एम्बुलेंस है, वो आपके पास जो उसका जो अलार्म होता है वो बजा रही है। तो आपके पास यहाँ की जो साउंड वेव्स हैं, वो ऐसे 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 चलते हुए इस बंदे के कान तक, यानी कि मेरे कान तक आ रही होंगे। अच्छा, याद रखना है कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से मुराद है कि अगर आपके पास जो वेव है वो सीधे हाथ पे जा रही है, जैसे कि इस केस के अंदर आपके पास जो वेव है, अगर वो सीधे हाथ पे जा रही है, तो आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, वो भी सीधे हाथ की तरफ वाइब्रेट कर रहे होंगे ऐसे। इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव का जाना। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भैया स्पीड ऑफ साउंड आप मुझे बताओ, या फिर आप जो है वो फ्रीक्वेंसी बताओ। और फ्रीक्वेंसी कब बताओ? आप मुझे फ्रीक्वेंसी जो है वो उस सूरत में बताओ जब आपके पास ये जो गाड़ी है, ये जो आपके पास गाड़ी है, जब ये जो है इस बंदे से दूर जा रही है। तो हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ गई। ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है। ये अपनी जो है वो साउंड वेव्स ऐसे प्रोड्यूस कर रही है, और इस बंदे के कान तक जा रही है। तो आपने बताना है कि भाई इनमें से कौन सा जो आपके पास ऑप्शन है वो ट्रू है। अब हमेशा याद रखना है, मैं आपको चार केस यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब कि दो केस बताऊंगा, चार केस बन जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास जो है, जब भी आपके पास कोई सोर्स जो आपके पास अलार्म प्रोड्यूस कर रहा है, या वो सोर्स जो आपके पास जो है गाड़ी है वो हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो लिसनर के करीब जाता है ना, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और आपके पास जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये है कि आपके पास अगर कोई भी सोर्स, कोई गाड़ी है, कोई एम्बुलेंस है, अगर वो बंदे से दूर जा रहा होता है, जब वो बंदे से दूर जाता है, तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड वेव्स है जो कि स्टेशनरी लिसनर से दूर जा रही हैं, तो देयर विल बी एन अपेरेंट। अब हम मुझे ये वाली बात पता चल गई सिर्फ इतनी बात पढ़ के कि भाई मुझे ये वाली बात पता चल गई कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो एक स्टेशनरी लिसनर से दूर जा रही हैं। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे इंक्रीज इन वेवलेंथ होगा और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे जो है ऑप्शन में इंक्रीज इन वेवलेंथ ढूंढना है, या फिर डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, या फिर बोथ ढूंढना है। तो यहाँ के पास डिक्रीज इन पे कोई ताल्लुक नहीं होगा अब इसका, ठीक है। और आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है डिक्रीज इन वेवलेंथ, नहीं, डिक्रीज इन वेवलेंथ नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ पे इंक्रीज इन वेवलेंथ हो जाता है ना, फिर आपके पास जो ये ऑप्शन है इसको मैं करेक्ट मार्क कर देता। लिखा हुआ है आपके पास डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, हाँ, ये आपके पास ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे फिनोमेना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको बेसिकली कह रहे हैं अ वेट मशीन कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी इन अ लिफ्ट अ लोड इन 0.5 सेकेंड्स, द पावर विल बी, यानी कि आपने जो है वो पावर पता लगानी है। और पावर जब आपने पता लगानी है, आपको जो एनर्जी गिवन है वो कितनी गिवन है? आपको एनर्जी गिवन है 500 जूल। और आपको टाइम कितना गिवन है? आपको टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड। और आपने पावर पता लगानी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज पी इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर टी, या फिर पी इक्वल्स टू ई बाई टी। ये दोनों जो है वो आपके पास पावर के फॉर्मूले हैं। बेसिकली आपके पास जो किसी भी बॉडी पे किए जाने वाला जो वर्क डन है ना, वो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम वर्क को एनर्जी के साथ बआसानी इक्वेट कराते हैं। अब एनर्जी कितनी गिवन है? एनर्जी जो है वो उसने आपको गिवन करके रखी हुई है, दैट इज 500। तो यानी कि एनर्जी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 500। और उसने जो है आपको टाइम कितना गिवन करके रखा हुआ है? उसने जो है आपको टाइम गिवन करके रखा हुआ है 0.5। अब जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। पहली चीज जो है आपने वाली बात क्लियर रखनी है कि बेसिक मैथ में कि भाई मुझे पॉइंट नहीं पसंद, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है और उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब देखो मेरे पास लिखा हुआ है 0.5, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूंगा? मैं पॉइंट को जो है वो आगे शिफ्ट करूंगा। अब जितनी बार मैं पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा, उतनी बार मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगाऊंगा। अब मैंने पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट करा है, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक बार 0 लगाऊंगा। तो आपके पास बन जाएगा 500/5, और आपके पास बन गया 10। अभी जो आपके पास 10 है ना, ये 10 उठ के जो है वो 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे आ गया आपके पास 5। अब आपके पास जो है बराबर होता है दैट इज 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब जब 500 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा 1000 जूल, सॉरी 1000 वॉट।
आई एम सॉरी, आपके पास बन जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में 1000 वॉट कहाँ है, ये रहा आपके पास ऑप्शन में 1000 वॉट, ये आपका जो है वो आंसर है। अब बेसिकली होता ये है कि जो हॉर्स पावर है ना, हॉर्स पावर आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो है मोटर लगी हुई होगी। वो मोटर जो है आप लोग बात करते होंगे प्लम्बर से कि जो है मेरी जो मोटर है वो 600 हॉर्स पावर की है या 700 हॉर्स पावर की है। बेसिकली आपके पास जो हॉर्स पावर है ना, वो एक बहुत बड़ा यूनिट है पावर को मेजर करने का। तो हम जो है पावर का छोटा यूनिट बनाते हैं उसको मेजर करने के लिए, दैट इज वॉट। वॉट इज द स्मॉल यूनिट of measuring the power, while on the other end the horsepower is the large or bigger unit to measure the पावर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली वो आपको ये वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास एक आइसोटोप है। वो जो आपके पास आइसोटोप है, मुझे सही तरह लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से जैसे पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड डिके इनटू यूरेनियम। हाँ, अगर ये मेरे पास यूरेनियम है तो ये मेरे पास जो है वो पोलोनियम होगा। ठीक है, अब वो आपका आपसे कह रहे हैं कि भाई मुझे ये वाली बात बताओ, अच्छा ये आपके पास पोलोनियम है ये वाला जिसका सिंबल होता है हमारे पास पीओ, कंप्यूटर वालों पोलोनियम का सिंबल होता है पीओ और यूरेनियम का हमारे पास सिंबल होता है दैट इज यू। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो कोई भी एक आइसोटोप है किसी भी एटम का, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो डिके हो रहा है, यूरेनियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपने बताना है कि भाई हमारे पास जो है वो क्या निकलेगा। अब बेसिकली आपके पास जो है वो सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जब कभी भी जो है वो अल्फा डीके होता है ना, अल्फा डीके जब आपके पास कभी भी जिंदगी में अगर हो जाए तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो चार्ज नंबर है दैट इज एटॉमिक चार्ज नंबर, वो डिक्रीज कर जाएगा 2। एटॉमिक चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2। और आपके पास जो एटॉमिक मास नंबर है ना, एटॉमिक मास नंबर वो इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी वो डिक्रीज कर जाएगा 4। वो डिक्रीज बाय 4। ठीक है, जब भी आपके पास जो है वो अल्फा डिके होगा तो आपने वाली बात याद रखनी है कि आपके पास कोई भी जो एटम है वो अपना जो उसका जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा 2, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा 4। ठीक है, तो आपने वाली बात जो है वो हमेशा याद रखनी है। अब ये जो है बेसिकली आपके पास जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम का आपके पास जो है वो एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो आपके पास होता है दैट इज 236। और आपके पास पोलोनियम का जो एटॉमिक चार्ज नंबर होता है दैट इज वो होता है आपके पास 94। ठीक है, अब आपके पास जो है 94 से यूरेनियम के अंदर पोलोनियम कन्वर्ट हो रहा है। अब यूरेनियम का आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है ना वो होता है 92। ठीक है, अब 94 से 92 पे आप जा रहे हो, जैसे ही आप 94 से 92 पे आप जा रहे हो, जैसे ही आप 94 से 92 पे आप जा रहे हो, तो आप जो है वो कितना एटॉमिक चार्ज नंबर कम कर रहे हो। आप कितना एटॉमिक चार्ज नंबर कम कर रहे हो, आप जो हो वो एटॉमिक चार्ज नंबर कम कर रहे हो 2 दफा, यानी कि 2 टाइम्स जो है या फिर 2 दफा आपके पास जो है वो एटॉमिक चार्ज नंबर जो है कम हो रहा है। जब भी आपके पास 2 टाइम्स एटॉमिक चार्ज नंबर कम होता है तो ये कौन सी डिके होती है, या आपके पास अल्फा डिके होती है। तो सवाल के अंदर अल्फा पार्टिकल जो है पहली नजर आ गया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बीटा डिके के अंदर या बीटा पार्टिकल के अंदर आपके पास जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज वन इज बीटा पॉजिटिव, अदर इज बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव में आपके पास जो है वो एटॉमिक चार्ज नंबर डिक्रीज कर जाता है 1, और बीटा नेगेटिव में आपके पास जो है वो एटॉमिक चार्ज नंबर इंक्रीज कर जाता है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। अब आपके पास सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने उल्टे हाथ पे कि आपके पास सिनेरियो जो है वो ये चल रहा होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास एक छोटा सा हमने सर्कल बना लिया आपको समझाने के लिए, ये आपके पास सर्कल है। अब इस सर्कल का भाई हमारे पास सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है कि सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स का एक जो डिस्टेंस से जो फासला होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं रेडियस। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी पार्टिकल है और पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ऐसी होती है दैट इज वी। या आपके पास जो है पार्टिकल की इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है आपके पास, ये पार्टिकल की इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है। अब आपके पास जो कोई भी बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है ना तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास एक्सियल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस से कंट्रोल हो सकती है, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं एक्सियल वेक्टर। पास से प्लस का एमसीक्यू सही है। एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, ये हमारे पास कैसे वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स हैं। अब होता यह है कि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन आप पता लगाते हो ना, एंगुलर वेलोसिटी की आप डायरेक्शन पता लगाते हो राइट हैंड रूल से।
कैसे पता लगाते हो? राइट हैंड रूल से। यानी कि जिस पोजीशन पे आपका या फिर जिस तरह आपका जो कोई भी पार्टिकल है वो एक सर्कल में रोटेट करता है, आप क्या करते हो? आप अपनी फोर फिंगर्स जो है उस पार्टिकल की तरफ घुमाते हो, और आपका जो थंब होता है, ठीक है, वो आपको बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी का है, आउटवर्ड है या इनवर्ट है। तो आपके पास जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये हमेशा कैसे होंगे? ये हमेशा जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर होंगे। लीनियर वेलोसिटी हो और एंगुलर वेलोसिटी हो, ये आपके पास हमेशा कैसे होंगे? ये आपके पास जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर यहाँ पे होंगे। यानी कि अगर आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो z एक्सिस पे लाई कर रही है, तो लीनियर वेलोसिटी y एक्सिस पे होगी या x एक्सिस पे होगी। और आपके पास स्पेस के अंदर, स्पेस बेसिकली कह रहे होते हैं x y z एक्सिस, आपके पास स्पेस के अंदर जो है वो तीनों डायमेंशंस यानी कि x y z एक्सिस ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और इनको कभी कभी हम लोग नाम दे रहे होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और इन तीनों के दरमियान का एंगल आपके पास जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है आंसर क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा 90 डिग्री। या तो 90 डिग्री आएगा या तो आएगा आपके पास पाई/2 रेडियन। क्योंकि आपके पास जो डिग्री है ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर डिग्री आ जाए तो वो आपके पास ट्रू यूनिट नहीं होता, तो इसको हम लोग जो है वो ट्रू यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। या तो आपके पास आंसर आएगा 90 डिग्री, या तो आपके पास आंसर आएगा पाई/2 रेडियन। तो ऑप्शन में पाई/2 कहाँ है? ये पाई/4 है, ये पाई/6 है, ये पाई/2 ये रहा। आपके पास जो है पाई/2 रेडियन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 66 जो कि आपके पास जो है वो लिया गया है वेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 66 में वो आपसे कहते हैं कि इफ टू फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ are acting at an angle of 120 degree with each other, the magnitude of their resultant will be। अब बच्चों को जो है वो काफी ज्यादा शिकायत होती है कि सर वेक्टर्स जो है ना वो बड़े मुश्किल है, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं वेक्टर्स के अंदर जब मैं सॉल्व करूं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। आप हमेशा वाली बात रखो, याद रखो कि आपके पास जो है जब दो वेक्टर्स, जब कभी भी आपके पास जो है वो दो वेक्टर्स आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से आपको एक अदद रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये जो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एप्लीकेबल है टू वेक्टर्स को एक साथ ज्वाइन कराने के, ठीक है, सिर्फ दो वेक्टर्स। सवाल में कभी भी अगर आपके पास जो है दो वेक्टर्स का जिक्र आ जाए और उनका रिजल्टेंट मालूम करना हो तो आप ऐसे ही करोगे। और ये आपके पास जो थीटा है ना, ये थीटा आपके पास जो है म्यूचुअल एंगल है। म्यूचुअल एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जो दो एंगल के टेल के दरमियान का जो एंगल होता है उनको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं म्यूचुअल एंगल। या तो ये आपके पास म्यूचुअल एंगल है, या फिर ये आपके पास जो है वो एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट का एंगल नहीं है, ये आपके पास जो एंगल है बेसिकली मेजर हो रहा है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर, ठीक है। अब जो है आपको ए बी गिवन है, अब जो है वो आपको बी भी गिवन है, आपको थीटा भी गिवन है, फॉर्मूला इंपुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। अब सर हमें एक ऐसे गिवन है, तो बेटा यहाँ पे उसने खुद लिखा हुआ है कि इफ टू फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ, यानी कि अगर दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो एफ है, यानी कि पहली फोर्स का भी जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है और दूसरी फोर्स का भी मैग्नीट्यूड एफ है, यानी कि एक फोर्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए का मैग्नीट्यूड भी एफ है और जो है उसने बी का मैग्नीट्यूड भी एफ लगाया हुआ है, और थीटा की वैल्यू उसने क्या लिखी हुई है? थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है 120 डिग्री। बस फॉर्मूला इंपुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो या क्या बन गया? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर, क्योंकि पी की वैल्यू भी एफ है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय एफ और फिर ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब आपके पास जो है वाली चीज मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो है साइन थीटा और कॉस थीटा याद रखने, एंड देन साइन को डिवाइड करा देना है कॉस से, तो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब सर हम वैल्यूज कैसे याद रखेंगे? आपके पास जो सिन बोर्ड की ओल्ड बुक, मुझे नहीं पता न्यू बुक में, लेकिन हमने ओल्ड बुक पढ़ी है, तो सिन बोर्ड की ओल्ड बुक जो है उसमें जाएगा तो आपके पास मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 है, वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां पे पूरे कॉलम बने हुए साइन थीटा कॉस थीटा के और टेंजेंट थीटा के, उसको खोलिए और याद कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो है वो कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, आई थिंक सो आपके पास 100 कॉस एक, हाँ 60 डिग्री आपके पास जो है बराबर होता है 1/2 के। तो कॉस 120 डिग्री आपके पास बराबर होगा माइनस का 1/2 के। तो यहाँ के बन गया एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का, जब 2 मल्टीप्लाई बाय एफ यानी कि जब दो एफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बन जाएगा एफ स्क्वायर, यानी कि 2 एफ स्क्वायर प्लस का कॉस ऑफ वन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री आपके पास बराबर होगा माइनस का 1/2 के। अब आपके पास जो है ये वाला 2 और इस वाले 2 को जो है वो शहीद कर देगा, और ये जो माइनस साइन है ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा माइनस। तो यहाँ के बन गया आर इक्वल्स टू अंडर रूट
एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर यानी कि 2f² और फिर माइनस का एफ स्क्वायर। अब 2f² माइनस का एफ स्क्वायर जो है वो आपके पास बराबर होगा एफ स्क्वायर के, और स्क्वायर से रूट जो है ये भी शहीद हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा एफ, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो से आपके पास कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास आएगा एफ। तो एफ 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 कहाँ गए, 0.5 एंड एफ नहीं, हाँ ये रहा। तो आपके पास जो है वो एफ इसका सही राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 67 है कि आपके पास एक वेव है जो कि एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ। नो चेंज अकर्स इन द, देखो आपके पास हमेशा याद रखो कि आपके पास जो वेव है ना, जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ आती है ना, तो वेलोसिटी चेंज होती है। अब एक चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक चीज होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है, दैट इज ईटा इक्वल्स टू वी बाई सी। वी जो है बेसिकली आपके पास जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, और आपके पास जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, आपके पास जो सी है वो यहाँ पे क्या है, आपके पास सी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर। ठीक है, जब आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को जो पर्टिकुलर मीडियम में है, चाहे वो ऑयल के अंदर हो या चाहे वो प्लास्टिक के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो आपके वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो जब आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिवाइड करा दें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से, तो इनका जो रेशियो है ना वो बेसिकली आपके पास कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपको जो है वो सी और सी वाली बात बताता है कि आपके पास जो है जब वेव एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ आएगी, तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, 2 टाइम्स कम हो जाएगी, 5 टाइम्स कम हो जाएगी, 6 टाइम्स कम हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी, तो वो आपको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। सिमिलरली आपके पास जो है वेलोसिटी भी जो है वो कम होती है, और आपके पास जो वेवलेंथ है ना वो भी कम होती है। ठीक है, तो यानी कि बोथ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिक्रीज जब आपके पास जो है वो वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ आती है, तो आपके पास वेलोसिटी भी कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है। तो आपके पास क्या चीज कम नहीं होती, आपके पास फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी हमेशा। तो आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी कहाँ गया, ये रहा, इज द राइट आंसर। अब सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड की ना जो है बहुत डेफिनेशंस है। जैसी आपके पास जो वेव्स के अंदर जहाँ पे भी आपको वेव्स का तस्करा आ जाए ना, और वहां पे अगर आपको एम्पलीट्यूड का लिखा हुआ नजर आ जाए, तो एम्पलीट्यूड से मुराद होती है ये आपको लिखा हुआ है ये द हाइट ऑफ द क्रस्ट या फिर द हाइट ऑफ द ट्रफ है ना, इसी को बेसिकली जो है वो हम लोग एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, द हाइट ऑफ द ट्रफ और द हाइट ऑफ द क्रस्ट, इसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये जो आपके पास जो है ये इसकी हाइट ऑफ द ट्रफ और हाइट ऑफ द क्रफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो कहला रही होती है इंटेंसिटी वेव के अंदर। ठीक है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डेंसिटी अलग डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, जो कि हमने जो है वो इसको बआसानी सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बेसिकली वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद अ बॉडी ऑफ सेम मास एट रेस्ट विल बी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आपके पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी हो और बॉडी की जो मोमेंटम हो, ये कैसा हो, ये आपका कंजर्व्ड हो। और इन इलास्टिक कोलिजन आपके पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती लेकिन बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है। आपने वाली बात हमेशा याद रखती है कि हम लोग जो केस पढ़ते हैं ना, हम लोग केस पढ़ते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हम लोग जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं ताकि हमारी जो मैकेनिक्स है वो आसान हो जाए, फिर हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि हम लोग जो केस पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि भाई हम लोग जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं। जब हम लोग जो है वो एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करते हैं तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, यानी कि जो एक कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद मोमेंटम है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है दो बॉडीज के दरमियान में कोलिजन हो गया, ठीक है, और कोलिजन होने से पहले उन दोनों बॉडीज की जो वैल्यूज थी मोमेंटम की वो थी 20 न्यूटन डॉट सेकंड। अब जब आपस में जो है वो इनका कोलिजन हो गया, और जब आपस में इनका कोलिजन हो गया तो कोलिजन होने के बाद जो इन दोनों बॉडीज की मिला के जो आपके पास जो वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम होगा, वो भी आपके पास कैसा होगा, वो भी 20 न्यूटन डॉट सेकंड होगा। ये हो गया एक बात। अब क्वेश्चन नंबर 68 में बेसिकली जो है ट्विस्ट ये है कि आपने वाली बात याद रखनी है कि जब भी दो बॉडीज के दरमियान में कोलिजन होता है ना, तो जो दो बॉडीज होती है वो आपस में जो वेलोसिटीज है उनको इंटरचेंज करती है। ठीक है, जब भी दो बॉडीज के दरमियान में आपके पास कोलिजन होगा, तो जो बॉडीज है वो क्या करेंगी, वो आपके पास जो है वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m,
उसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास है v, मिसाल के तौर पर, और v को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, मिसाल 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 एग्जांपल। अब आपके पास ये कोई बॉडी है, ये रेस्ट के अंदर है, लाल वाली बॉडी रेस्ट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेस्ट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली जीरो होगी। हमने क्या किया, हमने इन दोनों के दरमियान में कोलिजन कर दिया। जब हमने इन दोनों के दरमियान में कोलिजन कर दिया ना, तो आपके पास जो बॉडीज है ना, वो उनकी जो वेलोसिटीज होंगी वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। जब भी कोलिजन होगा तो बॉडीज जो है वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास कोलिजन होगा तो मिसाल के तौर पे आपके पास जो है एक बॉडी एरी एम और एक बॉडी एरी एम, दोनों मूव होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे की वेलोसिटीज को इंटरचेंज करेंगी। तो मिसाल के तौर पे आपके पास जो बॉडी वी की लाल वाली बॉडी की जो वेलोसिटी होगी ना, वो अब आपके पास हो जाएगी 5। और आपके पास जो पर्पल वाली वेलोसिटी है ना, उसकी भी जो, सॉरी, पर्पल वाला जो आपके पास जो मास है, उसकी भी वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। इसीलिए 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि मोमेंटम कंजर्व किया जा सके, हमेशा मोमेंटम कंजर्व किया जा सके, इसीलिए ये आधी आधी में डिवाइड हो जाएंगे। क्या सर आधी आधी में हमेशा डिवाइड होंगी? ऐसा नहीं है, मास के ऊपर भी डिपेंड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास आपके पास जो है वो सेम था। जब भी आपके पास जो बॉडीज है वो आधी आधी वेलोसिटीज के अंदर डिवाइड होंगी, और जब आप इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड करोगे तो आपके पास वही वेलोसिटी आ जाएगी जो आपके पास जो है कोलिजन से पहले की थी। जब भी हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो मोमेंटम कंजर्व हो गया, और जब आप लोग रटे मारते हो m1u1 प्लस का m2u2 प्लस का m1v1 प्लस का m2v2, तो वो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, यहाँ से कंक्लूजन बना, कंक्लूजन आपके पास जो है वो सिर्फ ये बना कि आपके पास जो वेलोसिटीज है वो हाफ हो जाएंगी ये कोलिजन के बाद। तो हाफ का है, डबल है, अनअल्टर्ड है, जीरो है, या फिर रिड्यूस टू हाफ जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 या फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कह रहा है, इफ अ मैन गो टू अ हाइट डबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस, हिज वेट रिलेटिव टू द वेट ऑन अर्थ सरफेस विल बी। अब हमें वाली बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी जो बॉडी है या फिर हमारे पास कोई भी जो पार्टिकल है, अगर वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता है, जब वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होती रहेगी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी कम होगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है, वही कराची का मौसम है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी जो बॉडी है वो इतना ऊपर जा रही है कि रेडियस ऑफ अर्थ को अगर आप डबल कर लोगे तो बॉडी इतना ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि एच जो है बेसिकली वो हाइट है ऊपर जाने की सरफेस ऑफ अर्थ से। और आर ई प्लस एच क्या है? आर ई प्लस एच जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये आर ई प्लस एच जो है ना मेरा बेटा, ये भी हाइट है। लेकिन ये हाइट जो है वो आपके पास ये वो हाइट है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर हो रही है, ठीक है। और ये एच क्या है? ये एच बेसिकली आपके पास जो है वो हाइट है जो कि सरफेस से मेजर हो रही है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो अगर कोई भी बंदा है, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाए, इतना ऊपर चले जाए कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब कि 2 आर ई हो जाए, तो मुझे बताओ कि जी कॉम्प्लीमेंट में क्या असर पड़ेगा। तो आपके पास मैं कह सकता हूँ कि भाई एच की वैल्यू 2 आर ई हो जाए। कोई क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है, एच की वैल्यू डबल हो जाए, ठीक है। तो ये आके बन गया आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई और प्लस एच, एच कितना है? 2 आर ई का होल स्क्वायर। आर ई प्लस 2 आर ई कितना होगा? आपके पास होगा 3 आर ई स्क्वायर। और जब आप जो है मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करा देता हूँ, तो आपके बन गया 3 आर ई का होल स्क्वायर। कोई जो है वो इस ये वाले आरी को, इस वाले स्क्वायर को इस वाले स्क्वायर से कोई कैंसिल ना करे, ठीक है, मेरी इतनी सी इल्तिजा है। तो ये आपके पास बन जाएगा डेट इज आरी, और ये आरी, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे जी कॉम्प्लीमेंट ओवर जी इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर अपॉन 3 आर ई का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है, जब वो 3 के ऊपर अप्लाई होगा तो बन जाएगा 9। तो डिनोमिनेटर में मैं वाली बात लिख सकता हूँ, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर। अब ऊपर वाला आर ई स्क्वायर और नीचे वाले आर ई स्क्वायर को जो है वो आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, और आपके पास बन जाएगा आर ई से मर जाएगा, और आपके पास बन जाएगा 1/9। यानी कि आपके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगी? 1/9 टाइम्स जो है वो आपके पास कम हो जाएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम ये वाली बात जानते हैं कि हमारे पास जो वेट है, वेट का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। अब न्यूटोनिक मैकेनिक्स में हमारे पास जो मास है वो कांस्टेंट है,
सर ये न्यूटोनिक मैकेनिक्स क्या होती है? सर आप इतनी मुश्किल-मुश्किल बातें करते हैं, काइंडली इसको आसान अल्फाज में समझाएँ। न्यूटोनिक मैकेनिक्स बेसिकली हमारे पास वो मैकेनिक्स होती है जिसके अंदर हम लोग जो है वो न्यूटन्स के लॉस को एक्सप्लेन करते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारे पास जो है ये जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमारे पास जो फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये डील करते हैं न्यूटन की मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है? जो न्यूटन ने लॉस बनाए हुए उसके ऊपर डील करते हैं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं नॉन क्लासिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। उसके अंदर आपका जो मास है ना वो कांस्टेंट नहीं होता, मास वेरिएबल है। नॉन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपके पास जो मास और आपके पास जो एनर्जी है ये दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो हम लोग जो है क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है मास को कांस्टेंट मानेंगे और आपके पास बन जाएगा डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। यानी कि आपके पास जो वेट है वो जी के ऊपर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आपका जो अगर ग्रेविटी की वैल्यू है अगर वो बढ़ेगी तो आपका वेट भी बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटी की वैल्यू अगर अगर आपके पास कम होगी तो आपका वेट क्या होगा, आपका वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम हो रही है। अब सर ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ कितना कम हो रही है? यहाँ पे आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना वो बेसिकली कम हो रही है 1/9 टाइम्स। तो यानी कि आपके पास जो वेट की वैल्यू है वो भी 1/9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपके पास जो है ये जो ऑप्शन डी है ये वाला, ये राइट आंसर है। यहाँ तक ना मैंने वाली बात नोट करी। मैंने वाली बात नोट करी कि कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में ना आपके पास वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन लाजमी है। आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन लाजमी है। आपके पास जो है वो ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन लाजमी है, ठीक है? और आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस का एक क्वेश्चन लाजमी है। यानी कि 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। जहां तक अभी तक मैंने वाली बात जो नोट करी वो ये करी कि आपके पास जो है, क्योंकि आप पिछली रिकॉर्डिंग में देखोगे तो उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है? सेम टॉपिक के सेम चैप्टर के, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन लाजमी है। कौन कौन से? ग्रेविटेशन का, और आपके पास जो है वो वर्क पावर एनर्जी का, और आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को, एटॉमिक न्यूक्लियस का। तो 4 चैप्टर तो लाजमी करते हैं, इसको छोड़ना वोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो और क्वेश्चन नंबर 70 में बेसिकली आपके पास है कि व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इट बिकम। देखो जब भी आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है जब भी हम उसको प्लेस करते हैं ना इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो वो पोलराइज हो जाता है। अब सर ये पोलराइज क्या होता है? पोलराइज से बेसिकली आपके पास जो है मुराद ये होती है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक अदद जो है वो अल्लाह भला करे पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की मिसाल के तौर पे, और ये आपके पास जो है वो नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। अब जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है ये जो है वो आपके पास एक अदद बैटरी से कनेक्ट होंगी, ये नहीं, ठीक है? और इनके दरमियान में अभी क्या एयर है, इनके दरमियान में अभी क्या है, एयर है, हवा है। तो बआसानी जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपके पास होती है पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है, अब बेसिकली आपके पास ये होता है कि अब आप यहाँ पे काम ये कर रहे हो कि आप ना यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हो। सर ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली आपके पास जो है होता ये है कि अदर देन एयर के आपके पास जो मीडियम्स है ना वो डाइलेक्ट्रिक है सारे के सारे। अदर देन एयर के मीडियम्स आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑयल हो, या चाहे वो आपके पास लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, वो सारे डाइलेक्ट्रिक है। तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया ऐसे। अब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के आपके पास अपने भी एटम्स होंगे, ठीक है? और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यानी कि एक एटम जो है बेसिकली आपके बन जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और मिसाल के तौर पर ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है। मिसाल दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक में आपके पास जो मीडियम्स होते हैं ना, या फिर जो आपके पास जो है वो एटम्स होते हैं, ठीक है? थोड़ा इनको अगर बड़ा करके मैं बना दूं तो ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा। इस डाइलेक्ट्रिक में आपके पास क्या होंगे, इस डाइलेक्ट्रिक में आपके पास होंगे एटम्स, यानी कि ये आपके पास होगा दैट इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है कि जब डाइलेक्ट्रिक जो है जो प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो डाइलेक्ट्रिक के जो एटम्स होते हैं ना, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बनते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं जब भी आपके पास एटम के ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो बेसिकली आपके पास जो है ना, ये अपनी जगह चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ये अपनी जगह को जो है वो चेंज कर लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं। पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखो कहाँ थे पहले, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा आ जाता है ऐसे। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके पास जो है वो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो डाइलेक्ट्रिक के मीडियम थे वो अपनी जगह चेंज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के मीडियम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है, फिर ये बेसिकली जो है वो इस अप्लाइड जो एक्सटर्नल फील्ड थी आपकी, ये इसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है? जब ये इसको रिस्पॉन्स करते हैं ना बेसिकली, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सी की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। और आपके पास जो चार्ज है वो भी क्या होगा, वो भी आपके पास जो चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये दो काम जो है वो इसके अंदर बेसिकली आपके पास हुए जाते हैं।
अब इसी फिनोमेना को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन आपके पास क्या है कि आपके पास जो डायलैक्ट्रिक के जो डायलैक्ट्रिक है आपके पास, उसके अंदर जो एटम्स है वो अपनी जगह चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो बेसिकली पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, और वो डाइपोल मूवमेंट बना लेते हैं। डाई मतलब दो, पोल मींस आपके पास जो है वो चार्ज। अब है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट इज कॉल्ड। यानी कि अगर आपके पास जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास कहलाएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है बेसिकली आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जो पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, एम मीटर क्या होता है? एम मीटर बेसिकली आपके पास एक ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मेजर करता है। ठीक है, और एम मीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं गैल्वानोमीटर के साथ। पैरेलल के अंदर हम लोग जो है वो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये पूरा जो फंक्शन है वो आपके पास कहलाएगा एमीटर। लेकिन जब एमीटर बन जाएगा तो हम उसको सीरीज के अंदर लगाते हैं। सेम केस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर बेसिकली आपके पास होता है गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस आप सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हो, और ये जो पूरा फैशन है ये कहलाता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं सर्किट्स के अंदर पैरेलल। ठीक है, और ये गैल्वानोमीटर जो आप जानते ही हो, ठीक है, यहीं से कहानी हमारे पास शुरू होती है। और इंटरनल क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बेसिकली आपको कह रहे हैं द इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेसेस। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जो है ना बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, यानी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर ही बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी कम हो गई, टेम्परेचर भी आपके पास जो है कम हो गया। तो ये जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है ना, ये फंक्शन है टेम्परेचर का। ये एमडी कैड का पास पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी आपके पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी, दैट इज जीरो होगी। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम जीरो, या फिर रिमेन अनचेंज। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी? वो आपके पास यहाँ पे होगी बिकम जीरो, क्योंकि आपके पास जो है वो कोई भी चेंज नहीं आ रहा टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73। अब क्वेश्चन नंबर 73 में बेसिकली ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में बेसिकली जो है वो आपको ये वाली बात कह रहे हैं कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस पीएन जंक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द रिडक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। अब बेसिकली आपके पास ये होता है कि आप क्या करते हो? पीएन जंक्शन बनाते हो। पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन में आप बेसिकली कोई भी सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर ग्रुप 3 की इंप्योरिटीज ऐड करते हो, बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर्स है और फिर आप ग्रुप 5 की इंप्योरिटीज ऐड करते हो तो बन जाता है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों अलग अलग बेकार है, इन दोनों को हम लोग जो है मिलाते हैं। जब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं ना तो बेसिकली आपके पास जो है ना कुछ ऐसा रीजन बन जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास पी टाइप है, मैं लिख देता हूँ पी टाइप। और पी टाइप में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, तो ये आपके पास होल्स है। और ये आपके पास जो है ब्लैक से बना रहा हूँ, ये आपके पास जो होते हैं वो होते हैं एन टाइप। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब होता ये है कि बेसिकली आपके पास ना ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और आपके पास ना ये ऐसे आ जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ना एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि आपके पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास रीजन बन जाता है या स्कीम बन जाती है। उसको बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर जो है ना बेसिकली, और डिप्लीशन लेयर भी नहीं, सबसे अच्छा वर्ड है यहाँ पे जो है वो बैरियर पोटेंशियल बन जाता है या पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। अब पोटेंशियल बैरियर क्या काम करता है? पोटेंशियल बैरियर जो है वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को होल्स में जाने के लिए रोकता है। पोटेंशियल बैरियर काम करता है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो आपके पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो होल्स में जाने के लिए रोकता है। तो अगर आपने जो है वो इस पोटेंशियल बैरियर को कम करना होता है तो आप क्या करते हो? आप पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर बेसिकली आपके पास ये होता है कि आपके पास जो करंट है सर्किट में चलती है, और इस तरह के फैशन को हम लोग कह रहे होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग।
लेकिन अगर आपने पोटेंशियल बैरियर को इंक्रीज करना हो तो आप क्या करते हो, आप पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो। तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज हो जाता है और सर्किट के अंदर करंट नहीं चलती। गलत बात है, सर्किट के अंदर करंट जो है वो चलती है, लेकिन हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, जीरो करते हैं। क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि भाई हम लोग जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल जो रिवर्स बायसिंग में जो करंट चल रही है वो नैनो एम्पियर की चल रही है। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं 20 वोल्ट, अब हमारे पास जो चल रही है सर्किट सर्किट के अंदर करंट वो चल रही है नैनो एम्पियर की, तो मैं क्या करूंगा? इसी वजह से जो है वो बेसिकली हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 में बेसिकली आपको कह रहा है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल कैटल है जो जिसकी जो पावर है वो है 1000 वाट। वो रेटिंग है उसकी जो है बॉयल्स आर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 8 मिनट्स। आपके पास कोई चूल्हा है या आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल कैटल है, उसकी पावर आपके पास 1000 वाट है और वो 8 मिनट के अंदर जो है बेसिकली पानी को बॉयल कर देती है। ठीक है, आपने बेसिकली ये बताना है कि कितनी हीट जनरेट होगी बॉइलिंग वाटर से। तो आपके पास जो क्वेश्चन है ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने बेसिकली जो है यहाँ पे पावर का तस्करा आ गया जो है जो कि होगी आपके उल्टे, यहाँ पे देखना आपके पास जो पावर होती है वो होती है 1000 वाट यहाँ पे, और टाइम आपको कितना गिवन है? टाइम आपको गिवन है 8 मिनट। इसको हम लोग सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम लोग जो यूनिट चलाते हैं वो हमेशा एसआई यूनिट में चलाते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी के अंदर, वो बेसिकली आपके पास होता है दैट इज पी इक्वल्स टू ई बाई टी। वो भी मैंने ऊपर समझाया है इसको। अब आपने ई मालूम करना, टी को वहां भेज दो, बन जाएगा ई इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, पावर जो है बेसिकली आपके पास है 1000 वाट और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 8 मिनट से, और 1 मिनट के अंदर आपके पास जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 60, तो 8 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एड के अंदर करेंगे, 8 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब आपके पास जो है इसको अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, दैट इज 8 सिक्सा कितना होता है? 8 सिक्सा आपके पास होता है 48, तो यानी कि आपके पास बन गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 480। अब 1000 को आपने 480 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे दैट इज 1000 यानी कि 10 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि भाई जब मैं जो हूँ 48 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 तो बनेगा, तो जब भी जो है मैंने 480 को खोल के रख दिया तो बन गया 48 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यानी कि आपके पास बन गया 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 जूल, इसका आंसर। यानी कि 48 के आगे 4 जीरो होंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 है, 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वहाँ के पास 5 है। तो ये जो डी है ये इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर इसी वजह से क्योंकि देखो बेटा हमारे पास होता है ये कि 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 जूल है ना यहाँ पे। अब हम लोग ये क्या कर रहा है, एग्जामिनर एग्जामिनर आपके साथ ना खेल खेल रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो 48 के आगे ना यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पॉइंट को जो है वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं। अब जितनी बार पॉइंट को उल्टे हाथ पे शिफ्ट करेंगे ना उतनी बार न्यूमरेटर में 10 लगाएंगे। अब पॉइंट को एक बार आगे शिफ्ट करा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर में एक बार 10 लगाऊंगा तो बन जाएगा 48 4.8 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल। ये उसने भी थोड़ा छोटा सा आपके साथ जो है वो हल्का फुल्का मजाक कर लिया है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हमेशा अपने जो आपको ऑप्शंस होते हैं उसके मुताबिक हम लोग मैथ्स करते हैं, हमेशा याद रखना। जो ऑप्शंस गिवन होते हैं उसके मुताबिक मैथ्स की जाती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का काम हमेशा ऐड में किया करो। तो आपके पास बन गया ये क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ है आपके पास द फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन लीमन सीरीज आर इन द रीजन ऑफ। आपके पास ये सवाल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से लिया गया है। तो पांच जो है वो आपके पास चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में। कौन से जा रहे हैं? आपके पास एक चैप्टर जा रहा है वर्क पावर एनर्जी का, आपके पास एक चैप्टर जा रहा है एटॉमिक न्यूक्लियस का, आपके पास एक चैप्टर जा रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, आपके पास एक चैप्टर जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और आपके पास एक चैप्टर जा रहा है आपके पास आई थिंक सो एक चैप्टर का मैं नाम भूल रहा हूँ जो कि हम लोग वर्क पावर एनर्जी का। ये पांच चैप्टर जो है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जाना है, तो इस पांच चैप्टर को लाजमी करना है, बाकी और को भी करना है। नाउ द फ्रीक्वेंसी इन स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन लीमन सीरीज आर इन द रीजन ऑफ। देखो लीमन सीरीज में बेसिकली आपके पास क्या होगा, लीमन सीरीज में आपके पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा। ठीक है, बाल्मर सीरीज में विजिबल होगा, पैशन पी1 ब्रैकेट के अंदर आपके पास इंफ्रारेड होगा हमारी बुक के मुताबिक। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही है, आपके पास जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, आपके पास जो एनर्जी एमिट हो रही है लीमन सीरीज में वो कौन सी हो रही है, वो आपके पास हो रही होती है अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर में कौन सी होगी, विजिबल होगी। बाकी पैशन ब्रैकेट पी1 में आपके पास कौन सी होगी, इंफ्रारेड होगी। Now, question number 76. The distance between node and antinode in a loop is। अब देखो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन से कितने क्वेश्चन है, जरा मैं भी काउंट करता हूँ आप लोग भी काउंट करो। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आ गया। फिर कहा है 67 दूसरा क्वेश्चन। फिर कहा है
और ये आपके पास 76 तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीन क्वेश्चन आपके पास आए सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास ना एक वेव बनती है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वेव है। अब जब ये आपके पास वेव है तो वेव में कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट आपके पास कहला रहा होता है, जहां से वेव स्टार्ट होती है, ये पॉइंट कहला रहा होता है नोट, ये पॉइंट कहलाता है एंटी नोट, फिर ये वाला पॉइंट कहलाता है नोट, और ये वाला पॉइंट कहलाता है एंटी नोट, और ये आपके पास जो पॉइंट है ये कहलाता है आपके पास नोट। पास पेपर्स का एमसीक्यूज है, पास पेपर्स के एमसीक्यूज में उसने वाली बात पूछी कि आपके पास वेवलेंथ क्या होती है। तो आपके पास जो वेवलेंथ है ना, वो डिफाइन होती है द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स। दो कंसेक्यूटिव नोड्स जो है वो बेसिकली आपके पास वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं, या फिर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड जो है वो भी आपके पास वेवलेंथ को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वाली बात याद रखना, आपके पास वेवलेंथ ये होती है, ठीक है। अब आपके पास लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड इन द लूप इज, देखो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, या फिर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, ये आपके पास बराबर होगा लैम्डा बाय 2 के। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड किसके बराबर होगा, या क्या बराबर होगा लैम्डा बाय 2 का। लेकिन अगर आपके पास जो है डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड नोड्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन, ये मैंने शायद गलत बता दिया आप लोगों को, होगा यही, लेकिन यहाँ पे आपके पास बनेगा डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड नोड्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है, नोड्स एंड नोड्स या फिर एंटी नोड्स एंड एंटी नोड्स। द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स एंड नोड्स या डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये आपके पास कहलाएगा लैम्डा बाय 2। लेकिन अगर आपने मालूम करना हो द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड नोड, वो आपके पास कहलाएगा लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 जो है बेसिकली आपके पास होगा द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, या फिर एंटी नोड एंड एंटी नोड। अब आपके पास नोड क्या होता है, नोड बेसिकली आपके पास जो है वेव का वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होती है, और एंटी नोड आपके पास जो है वेव का वो पॉइंट होता है जहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो मैक्सिमम होती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4। ये रहा आपके पास ऑप्शन। ना क्वेश्चन नंबर 77, लिखा हुआ है आपके पास एक फोर्स है, देखो दोबारा फोर्स आ गया आपके पास, यानी कि सिंपल पर पावर एनर्जी का आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 एक क्वेश्चन है। अब नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, एक और भी क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया था इलेक्ट्रिकल कैटल का, वो कहाँ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास आया 77, जो कि तीन क्वेश्चन भी आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन भी आपके वर्क पावर एनर्जी से आ रहे हैं। इट शोज दैट इट इज अ वेरी 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 अट्रैक्टिव चैप्टर टू कराची यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स। अब बेसिकली आपके पास एक फोर्स है जो कि अप्लाइड हो रही है, 4i माइनस का 2j इज अप्लाइड इन अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ डिस्प्लेसमेंट r। यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 77 में उसने वाली बात आपको लिख के दी हुई है कि आपके पास एक फोर्स है जो कि है आपके पास 4i माइनस का 2j, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, वो आपके पास है 3i प्लस का 4j। अब आपने बताना है कि वर्क डन क्या होगा। देखो आपके पास वर्क डन जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी, आपके पास क्या है, वर्क डन आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज नोन एज वर्क डन। तो ये आपके पास बन गया W इक्वल्स टू एफ डॉट आर। तो एफ की जगह पे एफ लिख लो, बन जाएगा 4i माइनस का 2j डॉट 3i प्लस का 4j। अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेते हुए वेक्टर्स के अंदर भी काम आएगा कि भाई हमारे पास आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास जो है वो जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मैच नहीं चल रही कि आपके पास 4i 3i से ही मल्टीप्लाई होगा, 4i 4j से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अपने टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड जे वाले को जे से हम लोग जो है वो जर्ब या फिर मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो आपके पास बन जाएगा 4i डॉट 3j। तो 4 थीजा क्या होगा, 4 थीजा आपके पास होगा 12 और आई डॉट आई, और माइनस का 2j प्लस का 4j, तो यहाँ क्या बन गया माइनस प्लस माइनस डेट इज माइनस का 8 j डॉट j। अब आपके पास i डॉट i और आपके पास j डॉट j और आपके पास k डॉट k, इसका आंसर आपके पास होगा 1। और सिमिलरली i डॉट j k डॉट i या फिर j डॉट i, इसका आंसर आपके पास होगा 0। तो यहाँ क्या बन गया W इक्वल्स टू 12 माइनस एट, 12 माइनस एट किसके बराबर, सॉरी 12 माइनस एट आकर किसके बराबर होगा, वो आपके बराबर होगा 4 जूल के। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ रहा होगा पॉजिटिव 4 जूल। कहाँ गया कहाँ गया, 8 12 4 20, तो ये रहा आपके पास जो है प्लस का 4 जूल इसका राइट आंसर है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेशन एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, या वर्क फंक्शन। ओके,
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स इज कॉल्ड, तो बाइंडिंग एनर्जी होता है। वैसे जो इसकी रियल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपने किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस को, जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन है और उसके अंदर आपके पास न्यूट्रॉन है, अगर आपने उस न्यूक्लियस को जो है वो ब्रेक करना हो, ठीक है, तो जो आपने एनर्जी देनी होगी उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो बाइंडिंग फोर्स भी इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाइंडिंग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब आपने इस बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करना है तो आपने एनर्जी देनी होगी, उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी तो है ही नहीं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना वो मेरे ख्याल से होगा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ही होना चाहिए। लेकिन इसका जो आपके पास जो सवाल है ये गलत है, ठीक है। तो इसको मैं जो हूँ वो नहीं करा रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा और है। लेकिन सर अगर ये क्वेश्चन हमारे पास जो है पेपर में आ जाता और अगर जो है हमें टिक तो करना होता सर, तो आप बताओ अब कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ पे वर्क फंक्शन होना चाहिए फिर। क्योंकि देखो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन बेसिकली आपके पास जो है ना वो किसी भी कोई मटेरियल है या आपके पास कोई भी मेटल है, उस मेटल को आप क्या करते हो, एनर्जी देते हो। जब उस मेटल को आप एनर्जी देते हो ना, तो वो जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वर्क डन करते हैं। जब वो वर्क डन करते हैं तो वो किसी भी मटेरियल से बाहर आ जाते हैं, तो उसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं वर्क फंक्शन, एंड देन वो करंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं वर्क फंक्शन को जो है वहाँ पे टिक मार्क कर लेता, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में वैसे आपको कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड द सोलिनॉइड इज, आपके पास जो सोलिनॉइड होता है ना वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। आपके पास जो सोलिनॉइड है वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, और सोलिनॉइड के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपके पास होती है मैक्सिमम। लेकिन सोलिनॉइड से बाहर है, सोलिनॉइड से बाहर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होती है जीरो। सेम केस फॉर टोराइड। टोराइड के अंदर आपके पास क्या होता है, टोराइड के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एट सेंटर के ऊपर होगी जीरो। लेकिन आउटसाइड ऑफ टोराइड आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये अलग अलग एमसीक्यू से याद रखना। सो द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलिनॉइड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। अब वाली बात देखो कि आपके पास वर्क पावर एनर्जी के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। कहाँ गया? एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अगर कौन सा क्वेश्चन था? इफ अ मैन गो, नहीं ये तो नहीं था। ये रहा एक वर्क का क्वेश्चन था, फोर्स है वाला, और इसको भी क्वेश्चन 74 को भी मैं पावर के अंदर कैटेगरी के अंदर डाल देता हूँ। तो तीन क्वेश्चन, यानी कि चार क्वेश्चन तो आपके पास सीधे सीधे, चार क्वेश्चन तो है मेरे बेटा आपके पास सीधे सीधे आए हुए हैं। किससे आए हुए हैं? ये सीधे सीधे आपके पास आए हुए हैं वर्क पावर एनर्जी से, तो ये तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन का बता रहा हूँ कि आपने आपने जो है ये छोड़ना ही नहीं है, वैसे तो प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी चाहिए। सो खैर, अब लिखा हुआ है ना, बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली आपके पास जो है वो बॉडी के वेट के बराबर होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली आपके पास वो फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करता है हम लोगों के ऊपर, और अर्थ ये वाली चीज चाहता है कि हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाके अट्रैक्ट हो, ठीक है। और फिर हम लोग वाकई ही अर्थ के सेंटर की तरफ चले जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास बॉडी का वेट हो जाएगा जीरो। ये वाली बात याद रखना। सेम केस फॉर हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसी फोर्स है जो कि चाहती है कि वो किसी बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन जब बॉडी हमारे पास अर्थ के सेंटर की तरफ आ जाएगी तो सेंटीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो आपके पास लिखा है मैंने, बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास बॉडी है, ये डब्बा हमारे पास बॉडी है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो ये जाके वो बॉडी ऊपर जा रही है। इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है मेरा बेटा, क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, यानी कि इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और इस बॉडी की वेलोसिटी भी ऊपर है। क्योंकि 99% केसेस के अंदर जहां पे आके बॉडी की वेलोसिटी होती है वहीं पे आके बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो बॉडी जा रही है ऊपर, वेलोसिटी भी जा रही है ऊपर, और बॉडी का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। क्योंकि ज्यादा ब्लैक हो गया और नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक है, दिखेगा नहीं हमें क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो हाँ ये रहा। तो बॉडी की फोर्स कितनी है? बॉडी की फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जो कि है आपके पास बॉडी की फोर्स डाउनवर्ड है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, दैट इज ये ब्लैक वाला डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स जो है रेड वाली नीचे है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना होगा? इन दोनों के दरमियान का एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री। और वर्क डन के फॉर्मूले में आपके पास क्या चीज आती है? वर्क डन के फॉर्मूले में आपके पास आता है दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह पे आप यहाँ पे 180 पुट करो तो देखो कि आपके पास कॉस 180 और 180 आपके पास बराबर होगा माइनस के बन गए, यानी कि आपके पास जो है वो यहाँ पे आएगा माइनस का एफ डी।
तो इसको बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे कि आपके पास जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से वो कैसा हो रहा होगा, वर्क डन जो है वो आपके पास आ रहा होगा, दैट इज माइनस का एफडी। और इसी को बेसिकली हम लोग कह रहे होंगे नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि आपके पास जो वर्क डन है उसकी तीन एग्जाम है। वन इज पॉजिटिव वर्क डन, अदर इज नेगेटिव वर्क डन, एंड द थर्ड वन इज नल वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन में आपके पास बॉडी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एक तरह होती है, और आपके पास जो पॉजिटिव वर्क डन में आपके पास बॉडी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इसको हम लोग कह रहे होते हैं पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में आपके पास बॉडी की जो फोर्स है वो उल्टे हाथ पे लगती है, मतलब यानी कि हम जो फोर्स लगाते हैं वो उल्टे हाथ पे लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है सीधे हाथ पे कवर, बनने वाला एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 आपके पास माइनस का 1। सिमिलरली हमारे पास जो है नल वर्क डन में क्या होगा कि आपके पास जो बॉडी की जो फोर्स है अगर वो सीधे हाथ पे है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, कॉस 90 होगा आपके पास जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे होंगे नल वर्क डन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है नेगेटिव वर्क डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कराची यूनिवर्सिटी पास पेपर्स विच आस्क इन 2021 मॉर्निंग। ठीक है, सो नाउ आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।